Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जस्ट आज एंजियोस्पर्मी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करना है। तो क्लास एंजियोस्पर्मी ये हमारे पास आखिरी क्लास है जो हम प्लांट की डिस्कस करेंगे। इसके बाद फैमिलीज़ आएंगी, यानी एंजियोस्पर्मी की फर्दर ग्रुपिंग आएगी। यानी ये आखिरी ग्रुप है प्लांट का जो हम डिस्कस करने लगे हैं। तो एंजियोस्पर्मी को एंजियोस्पर्मी क्यों कहा जाता है? जैसे हमने लास्ट लेक्चर में जिम्नोस्पर्मी के बारे में कहा था, जिम्नो नेकड, स्पर्मी सीड से रिलेटेड है। ऐसे बीज जो किसी कवरिंग में बंद ना हो तो उसके लिए हमने वर्ड इस्तेमाल किया था जिम्नोस्पर्मी। लेकिन यहाँ सीड आम तौर पे कवरिंग में लिपटे हुए होते हैं, इस वजह से हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंजियोस्पर्मी। तो एंजियो का लफ्ज़ी मतलब है क्लोज, स्पर्मी का लफ्ज़ी मतलब है सीडेड। तो फिर इसको अगर लिटरल मीनिंग की तरफ जाएं तो ये बन जाएगा क्लोज सीडेड प्लांट, ऐसे प्लांट जिनके सीड बंद हों। अब ये बंद कैसे होते हैं? जैसे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि आम तौर पे जो फर्टाइल लीव्स होते हैं जिन पे मेगास्पोरोफिल्स, जिन पर ओव्यूल ने लगना है, ओव्यूल ने आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट होना है। तो जिम्नोस्पर्मी में आमतौर पे जो ओव्यूल है वो सरफेस पे लगे होते हैं, लेकिन जब हम एंजियोस्पर्मी की बात करें तो यही ओव्यूल्स मेगास्पोरोफिल्स की कवरिंग में लिपटे हुए होते हैं ऐसे। और ये जो कवरिंग है ये बंद होके ओवरी बनाती है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि जो सीड है वो चूँकि अंदर लिपटे हुए हैं, इस वजह से हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एंजियोस्पर्मी। तो फर्टाइल लीव्स, ये हम डेफिनेशन पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे लीव्स जिन पर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व हों फर्टाइल लीव्स कहलाते हैं। जैसे मेगास्पोरोफिल्स पर ओव्यूल लगते हैं, ओव्यूल के अंदर एग लगता है, एग मौजूद होता है, तो इस वजह से इनको हम फर्टाइल लीव्स कहेंगे। और फोल्डेड, जब ये मेगास्पोरोफिल्स जब ये लीव्स फोल्ड होते हैं, ज्वाइन होते हैं अराउंड द ओव्यूल्स, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम कहते हैं ओवरीज। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है प्लांट में तो ओवरी फ्रूट में चेंज हो जाती है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट से बनता है ओवरी से और सीड बनता है ओव्यूल से। इन प्लांट को कहा जाता है दे आर द हाईली डिवेल्प प्लांट, कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्लांट डिवेल्प हुए हैं, यानी जिनके अंदर करैक्टर सबसे अच्छे मौजूद हैं, वो ये वाले प्लांट हैं। और इस वजह से ये फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्रूट्स भी, सीड भी, यानी हर वो चीज़ जिनके बारे में इंसान सोचता है ये प्लांट में होती है, वो सारी चीज़ें आलमोस्ट इनमें मौजूद होती हैं। उसके बाद चूँकि ये हाईली इवॉल्व प्लांट है और जितने ज़्यादा करैक्टर अच्छे होंगे उतनी ही ज़्यादा सर्वाइवल आसान होगा, जितना सर्वाइवल आसान होगा उतनी तादाद ज़्यादा उस ऑर्गेनिज्म की होगी, उन ऑर्गेनिजम्स की होगी। चूँकि ये प्लांट में सबसे ज़्यादा इवॉल्व प्लांट है, इस वजह से इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है प्लांट के बाकी सारे ग्रुप में। टोटल हमारे पास जो प्लांट इस वक्त अवेलेबल हैं वो हैं 3,60,000, 3,60,000, उसमें से 2,35,000 ये हैं। आप कह सकते हैं कि अगर हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें तो 3 हिस्से सिर्फ एंजियोस्पर्मी के मेंबर के हैं। अच्छा, उसके बाद लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन जब भी हम लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो अब आखिरी ग्रुप पहुंच गए, हम एक ही बात डिस्कस करते हैं कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगी और गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनेगी। इसको हमने क्या कहा था? ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। तो ये वाले प्लांट भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के ज़रिए से ही अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनी, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनी। आज जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमने करना है, बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो स्पोरोफाइट जनरेशन हमने आज डिस्कस करना है। हम स्पोरोफाइट से चलेंगे और स्पोरोफाइट तक ही जाएंगे। तो ये जब स्पोरोफाइट, अगली स्पोरोफाइट बन जाएगी, हमारा लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पोरोफाइट जनरेशन जो हमें प्लांट नज़र आता है वो प्लांट की स्पोरोफाइट है। और इसका जो प्लांट है इसको डिवाइड हम कर सकते हैं रूट्स में, स्टेम में और लीफ में। ये सारे स्ट्रक्चर इनमें मौजूद होते हैं और जब इनके प्लांट मैच्योर होते हैं तो उस वक्त फ्लावर भी प्रोड्यूस करते हैं।
यानी ऑलमोस्ट सारे स्ट्रक्चर जो एक प्लांट से रिलेटेड होते हैं वो इनके अंदर बनते हैं। तो फ्लावर्स इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, कि फ्लावर ही ने रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेना है। तो हम आगे जो डिस्कस, चूँकि हम लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हम इसके सिर्फ फ्लावर्स को लेके आगे चलेंगे कि फ्लावर का स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसा नज़र आता है, उसके कौन कौन से पार्ट क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक बुक में वर्ड इस्तेमाल किया गया, फ्लावर इज़ ए मॉडिफाइड शूट। हमारे पास प्लांट में दो किस्म के सिस्टम होते हैं, एक ऊपर ज़मीन से जिसको शूट सिस्टम कहा जाता है, एक ज़मीन से नीचे होता है उसको आमतौर पे रूट सिस्टम कहते हैं। जो शूट है इसके हिस्से मॉडिफाई होकर मुख्तलिफ चीज़ें बना रहे होते हैं। कुछ शूट के हिस्से मॉडिफाई होकर लीव्स बना रहे होते हैं, कुछ ब्रांचेस बना रहे होते हैं और कुछ फ्लावर्स बना रहे होते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब शूट मॉडिफाई होता है तो उसकी मॉडिफिकेशन के बाद मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, उनमें से एक चीज़ फ्लावर भी है। और फ्लावर के अंदर जो बुनियादी पार्ट वो तीन हैं, पेडिसल, थैलेमस या इसको टोरस भी बोला जाता है, और फ्लोरल लीव्स। यानी फ्लोरल लीव्स ऐसी पत्ती जो फ्लावर में मौजूद हों वो फ्लोरल लीव्स कहलाते हैं। जैसे चार किस्म के फ्लोरल लीव्स हैं, स्टेमन्स हैं, कार्पल्स हैं, सेपल्स हैं, पेटल्स हैं। ये 4 किस्म के फ्लोरल लीव्स हैं जो एक फ्लावर के अंदर मौजूद होते हैं जी। अब ये स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं, पहले इस बात को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले वो डंडी जिस पे फ्लावर लगता है उसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं पेडिसल। और पेडिसल के ऊपर एक छोटा सा उभरा हुआ हिस्सा है जिसके ऊपर सारा फ्लावर रखा होता है, इसे हम कहते हैं थैलमस। उस थैलमस के साथ आमतौर पे ग्रीन कलर का, यहाँ तो मैंने ब्राउन कलर का ड्रा किया, आमतौर पे ये ग्रीन कलर का होते हैं, इसी तरह थैलमस भी ग्रीन कलर का होता है, तो सेपल्स कहलाते हैं। और जो रंगीन कलर की पत्तियाँ होती हैं उनको हम पेटल्स कहते हैं। उस पेटल्स के अंदर आमतौर पे 2 पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको कार्पल्स कहा जाता है जिसमें ओव्यूल्स होते हैं, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें पोलन ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं। तो ये पार्ट हैं। तो ये चारों हिस्से सेपल्स, पेटल्स, कार्पल्स और स्टेमन्स, दे आर द मॉडिफाइड लीव्स। इनको फ्लोरल लीव्स भी कहा जाता है। जो पुराने ज़माने में जो पुराने प्लांट्स थे उनमें ये लीव्स हुआ करते थे, उन लीव्स ने ही मॉडिफाई होकर ये सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं। और जब एक फूल किसी प्लांट पे लगा हुआ नज़र आता है तो हम बता सकते हैं कि किस जगह फूल लगा हुआ है, क्योंकि वो बाकी प्लांट से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा होता है। उसकी डंडी के बारे में बताया जा सकती है, फूल की डंडी है, ये फूल के सेपल्स हैं, ये फूल के पेटल्स हैं, ये फूल के कार्पल्स हैं, ये फूल के स्टेमन्स हैं। ये सारे इस अंदाज में बने हुए हैं कि इनको बाकी स्ट्रक्चर से बिल्कुल अलहदा किया जा सकता है आसानी के साथ। तो यही बात बुक में लिखी हुई है, थैलेमस एंड फ्लोरल लीव्स। तो जो थैलेमस है या फ्लोरल लीव्स है, ख़ासतौर पर स्टेमन और कार्पल्स आर सो मॉडिफाइड, इस अंदाज में बने हुए हैं दैट दे डू नॉट लुक लाइक स्टेम एंड लीव्स रिस्पेक्टिवली। थैलेमस स्टेम की तरह नज़र नहीं आता और जो लीव्स हैं वो फ्लोरल लीव्स की तरह नज़र नहीं आते। यानी प्लांट के जो आम पत्ते हैं वो फ्लोरल्स के पत्तों की तरह, फ्लावर्स की जो पत्तियों की तरह नज़र नहीं आते, बिल्कुल उससे अलग नज़र आते हैं। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, इसको आप लोग जहन में रखेंगे। इसमें 2 बड़े पार्ट्स हैं। वैसे फ्लोरल लीव्स के हमने 4 पार्ट डिस्कस किए, सेपल्स है, स्टेमन्स है, पेटल्स है, कार्पल्स हैं। इनमें से जो आज डिस्कस करेंगे वो उन पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो डायरेक्टली तो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो रिप्रोडक्शन में किसी हद तक हेल्प करते हैं। उनको हम कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो डायरेक्टली रिप्रोडक्शन नहीं करते। इस वजह से इसको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल पार्ट। ये डायरेक्टली रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी नहीं, अगर ये ना भी हो प्लांट में रिप्रोडक्शन हो सकती है, लेकिन ये फैसिलिटेटर्स ज़रूर हैं कि ये हेल्प ज़रूर करते हैं। तो सेपल एंड पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स ये नॉन एसेंशियल पार्ट है या नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इनका फंक्शन क्या, एक तो इन्होंने जो कार्पल और स्टेमन्स हैं उसकी प्रोटेक्शन करनी है। अगर आपने फूल देखे तो फूल में आमतौर पे ये सारा स्ट्रक्चर इन पत्तियों के अंदर ही प्रोटेक्टेड होता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये अंदर क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव होते हैं। और दूसरा,
सेपल और पेटल की खूबसूरती की वजह से इनकी तरफ एनिमल्स आते हैं, इनकी तरफ इंसेक्ट आते हैं, और इंसेक्ट्स की बॉडी के साथ आमतौर पे पोलन ग्रेन अटैच होते हैं, तो दे हेल्प इन पोलिनेशन। ये इसका मेन आप कह सकते यूज़ है, मेन फंक्शन है कि इन्होंने इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, और जितने ज़्यादा इंसेक्ट इनकी तरफ आएंगे उतनी ही अच्छे अंदाज में पोलिनेशन होगी। लेकिन जब पोलिनेशन हो जाती है तो चूँकि इनका मेन फंक्शन ये था कि इन्होंने पोलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, वो मकसद इनका पूरा हो चुका है। इस वजह से आम तौर पे जो सेपल्स हैं वो कभी कभार गिरते हैं, लेकिन पेटल्स हमेशा गिरते हैं। सेपल्स भी गिर जाते हैं आमतौर पे, और पेटल्स तो लाजमी गिरते हैं। सेपल्स तो कभी खड़े भी रह जाते हैं, आपने देखा होगा शायद अक्सर फूलों की पत्तियाँ ना यानी थोड़े से अरसे बाद झड़ना शुरू हो जाती हैं। वजह क्या है, जब वो झड़ना उस वक्त शुरू होती हैं जब उनके अंदर पोलिनेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास आज जस्ट एंजियोस्पर्मी का इंट्रोडक्शन था। तो इसी चीज़ को बुनियाद बना के फिर हम इंशाल्लाह लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेंगे। लेकिन ये चीज़ें हैं जिनको आपने याद रखना है, क्योंकि अगले लेक्चर में इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।